नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। साउथ घड़ी में बज गए हैं 8 और ठीक 12 घंटे बाद शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश चुनाव 2023 का रिजल्ट आना, जिसको लेकर आज न्यूज स्टेट 12 घंटे पहले करने जा रहा है एक बड़ी बहस, क्योंकि रिजल्ट से पहले राजनीति गरमाई हुई है, दावे हो रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं। और देखिए लोकेंद्र, हम सुबह से जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बहुत अहम बात बता रहे हैं। अब तो देखिए रात के 8 बज चुके हैं, तो बस एक रात की है कहानी सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये कहना गलत नहीं होगा और ये सभी सियासी दलों के लिए है लोकेंद्र। और देखिए उससे पहले प्रदेश का मिजाज क्या है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आए, उसके बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। इससे पहले भी हमने देखा लोकेंद्र की पोस्टल बैलेट को लेकर के, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के मामला थमा नहीं, लगातार आरोप प्रत्यारोप और सियासत का दौर रहा और वो अभी भी जारी है। और सबसे अहम बात यह है कि दावे अभी भी हो रहे हैं। बात तो मुख्यमंत्री की भी होनी शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएं कि किस तरह की स्थितियां हैं। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि चुनाव आयोग ने तैयारियां किस तरह की हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, वो रिपोर्ट पहले आप देखिए। उसके बाद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और जो इस वक्त प्रदेश की राजनीति में चल रहा है साउथ, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब जनता के फैसले की घड़ी करीब आ गई है। हर किसी को मतपेटियों के खुलने का इंतजार है। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा है, तो पुलिस की ओर से कंट्रोल रूम तैयार कर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। तो काउंटिंग को लेकर नेता भी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही वॉर रूम से काउंटिंग प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने को तैयार है। भोपाल में प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में वॉर रूम बनाया गया है, जहां से सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम दिग्गज नेता काउंटिंग की जानकारी लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और उसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। बीजेपी कार्यालय में वॉर रूम इसके लिए खासतौर पर बनाया गया है। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। बीजेपी कार्यालय के इसी दरवाजे के पीछे एक कमरा है, जहां पर एक राउंड टेबल कमरा है और उसमें वॉर रूम बनाया जाएगा, जहां पर तमाम जो दिग्गज मध्य प्रदेश के हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और मध्य प्रदेश के नतीजों पर मॉनिटरिंग कर रखेंगे। पल पल की घटनाओं पर, पल पल की काउंटिंग पर नजर रहेगी कि कहाँ पर कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है और कहाँ पर कौन सा आगे है। इतना ही नहीं, भोपाल में पीसीसी दफ्तर पर कांग्रेस का वॉर रूम भी तैयार है, जहां से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता काउंटिंग पर नजर बनाए रखेंगे। तो कमलनाथ का आवाज भी कल सियासत का केंद्र रहेगा। कांग्रेस कार्यालय में भी वॉर रूम बनाया गया है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश के नतीजों पर नजर रखेंगे। हर पल की नजर यहीं से रखी जाएगी। इसके अलावा कमलनाथ के बंगले को भी एक तरीके से सियासत का केंद्र भी, सियासत के केंद्र के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है एक तरफ जहां कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकर तमाम नतीजों पर मॉनिटरिंग रखेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, तो साथ ही साथ कमलनाथ के बंगले से भी ये मॉनिटरिंग की बातें कही जा रही है। हालांकि इस बीच कांग्रेस कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है, जनता का निभाने साथ आ रहे हैं कमलनाथ। तो दूसरी ओर स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा बनी हुई है। मतगणना केंद्रों पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा में मतगणना कराने का दावा किया जा रहा है। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल अब जनता के फैसले की बारी है, जब देखना होगा कि जनता ने किसके भाग्य का फैसला किया है। टीम न्यूज स्टेट। तो अभी का माहौल बहुत ज्यादा अहम, और देखिए लोकेंद्र, हम दिखा भी रहे थे जो कांग्रेस के बाहर, दफ्तर के बाहर जो तैयारियां हैं, हाँ। कल देखना होगा कि वो तैयारियां ठीक है या फिर फीकी है या उतरता है वो पोस्टर। लेकिन बहरहाल इस पर जरा हम चर्चा करते हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब मौजूद हैं। चेतन सर, बहुत स्वागत आपका। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मिलन भार्गव जी मौजूद है। मिलन जी, बहुत स्वागत आपका भी। और डॉक्टर अनुराधा सिंह है,
कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अनुराधा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन लोकेंद्र, हाँ, दो मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं। उम्मीद है कि मुस्कुराहट बनी रहेगी 12 घंटे बाद और उसके बाद भी, लेकिन आपके पास लौट रहे हैं। देखिए, बहुत सारी जानकारियां हम चाहते हैं कि दर्शकों को पता चलती रहे, इसीलिए हमने देखिए पूरा सिस्टम तैयार किया है। और ये 2018 की स्थिति भी अब सामने आएगी यहाँ पर कि क्या स्थितियां बनी थी। और ये देखिए, अब यहां से जो डेटा है वो आना शुरू हुआ। और सऊद, ये बड़ा अहम था क्योंकि पिछली बार किसी को बहुमत नहीं था मध्य प्रदेश में। बेशक बाद में जो ये 7 दिख रहा है, इसके सपोर्ट से कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस बार भी ऐसी स्थिति बन सकती है, इसीलिए मध्य प्रदेश पर सबकी नजर। जी हाँ, देखिए लोकेंद्र, ये जो आंकड़े हैं इन्हें दिखाने के पीछे मकसद है कि देखिए पिछली बार 2018 की ये तस्वीर आपके सामने है। हमें याद है कि 2018 में बहुत ज्यादा कांटे का मुकाबला था, मामला फंसता हुआ दिख रहा था। और अमूमन जैसा होता है कि 2-3 बजे तक स्थिति साफ हो जाती, वैसा हुआ नहीं और शाम को 5, 6, 7 और उसके बाद रतजगी की भी स्थिति बन गई थी। और खासकर उन सीटों पर जहां पर जो वो वोट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है, उन सीटों पर नजर रहती है। लेकिन वोट शेयर भी बड़ा दिलचस्प था सऊद पिछली बार। आप देखेंगे यहां पर सीटें किसकी ज्यादा थी, कांग्रेस की, लेकिन वोट शेयर में आप देखिए मार्जिनल फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 41.02% यहां पर बीजेपी को मिला था, जबकि थोड़ा सा कम कांग्रेस को है। और ये खास बात ये हो जाती है कि इस बार भी एग्जिट पोल कांटे की टक्कर का इशारा कर रहे हैं। और ये जो वोट परसेंटेज रखना 2018 का बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि देखिए बीजेपी को वोट परसेंट ज्यादा मिला था, लेकिन सीटें कम थी, इसलिए सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। कांग्रेस को वोट परसेंट कम था, लेकिन उसके बावजूद जो है स्थिति ये हुई कि वो सीटों में ज्यादा थी और उसके बाद गठबंधन की सरकार बना ली। और देखिए बीएसपी का वोट परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.01। इस बार भी क्या होता है देखना होगा। लेकिन इसके बाद 2020 में क्या हुआ, 13 और 5 है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये स्थिति तो केवल 15 महीने रही सऊद। उसके बाद प्रदेश में एक उपचुनाव होता है और उसके बाद स्थिति कुछ इस तरह की बनती है कि बीजेपी आज 127 पर स्टैंड कर रही है, कांग्रेस 96 पर है, बीएसपी 2 पर है, अदर 5 पर है। और इस समय सत्ता अगले जो 3.5 साल रहे वो बीजेपी के पास रही, क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ मध्य प्रदेश में। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर आते हैं, उनके साथ कुछ और लोग आते हैं, उसके बाद ये सिलसिला काफी हद तक आगे बढ़ता है और ये जो उपचुनाव की बाद स्थिति है 127 तक पहुंचती है। और ये 2020 की स्थिति, और ये 2020 की स्थिति इसलिए भी दिखाना बहुत जरूरी क्योंकि इसके बाद ही जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो था पूरी तरह से मध्य प्रदेश में बदल गया और उसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी देखिए पूरा दिखाई दिया। जरा इस पर हमने एक तस्वीर तो साफ कर ली, जरा कुछ बातचीत करते हैं। और यही रात अंतिम, यही रात भारी, बार बार कहना ये अतिशयोक्ति इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये हकीकत है। और जरा हम एक एक करके रिएक्शंस लेते हैं लोकेंद्र। लेकिन और हाँ, ये भी सऊद कहना है, देखिए जितने बेचैन शायद आज ये तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे लिए भी समय मुश्किल था क्योंकि एक तो 17 तारीख को चुनाव हो गया, उसके बाद रोज हमसे पूछा जाता था क्या माहौल है, क्या माहौल है। अब देखिए वो दिन आ गया है। लेकिन अनुराधा जी, एक तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट और ऊपर से जो पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लग गए हैं, ये अति उत्साह कल भारी तो नहीं पड़ेगा? न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों, लोकेंद्र सर आपको, साउद साहब आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सर, कल 3 दिसंबर को कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उसका कारण क्या है, मैं आपको फैक्टर बताती हूँ। ये चुनाव जनता ने लड़ा, पूरे इस चुनाव में बदलाव की बयार बह रही थी। सर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने भी कवर किया। और कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस हमेशा विकास आधारित राजनीति करती है, जनहितैषी मुद्दे उठाती है। उसी पर केंद्रित ये चुनाव हुआ जो कांग्रेस ने चाहा और कांग्रेस ने हमेशा मध्य प्रदेश को और देश को विकास आधारित, जैसा मैंने आपको कहा, डेवलपमेंट। नहीं अनुराधा जी, आज देखिए असल में हम आज ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आज तो हम ये बात कर रहे हैं कि आज की रात कैसी गुजरने वाली है। और जो अति उत्साह की बात लोकेंद्र ने की, उस पर जरा हम रिएक्शन चाह रहे थे क्योंकि एग्जिट पोल कुछ अलग इशारा कर रहे थे। फिर हमने देखा कि कमलनाथ जी ने बाकायदा जो कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए एक वीडियो रिलीज किया। अब वहां पर एक बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं, पोस्टर उतारने की नौबत तो नहीं आएगी? बात दरअसल ये है। मैं आश्वस्त हूं सर, और एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूं सर। कोर्ट रूम्स के अंदर और कोर्ट रूम्स के बाहर आप भी जानते हैं सभी वर्ग के लोग आते हैं, और जो इस पूरे चुनाव का जो माहौल था, कोर्ट, हॉस्पिटल्स और आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, इनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। और एक नुक्कड़
जहाँ पे सर ज्यादातर आप लोग सर चाय पीते हैं, हम लोग चाय मंगवाते हैं, बीइंग अ फीमेल मैं आपको बता रही हूँ। तो जो माहौल था पूरा बदलाव की बयार का माहौल, तो आप आश्वस्त मैं नजर आ उसी रहे हैं। आधार पे आपको कह रही हूँ कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मिलन जी नहीं आ रहा हूं, थोड़े अनुराधा जी जरा अब मिलन जी के पास जा रहे हैं। मिलन जी जी मिलन जी थोड़े स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। सऊद भाई, जिस प्रकार के एग्जिट पोल आए हैं, भारतीय जनता पार्टी मतदान से पूर्व भी अपने कार्यकर्ता का जो सर्वे है, भारतीय जनता चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी और हमारा कार्यकर्ता नीचे से कह रहा था कि 150 पार इस बार जाएंगे, वही एग्जिट पोल आए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो रात है ये उत्साह की है और ये देख रही है मध्य प्रदेश का जनमत जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है और पुनः हमको सेवा का अवसर जनता देने जा रही है। निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है और इसको निर्वहन हम लोग बहुत पूर्ण दृढ़ता के साथ, परिश्रम के साथ हमारा नेतृत्व करेगा। ठीक है, नहीं लेकिन मिलन जी शायद उनका कनेक्शन चला गया, लेकिन चैतन्य सर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये इस बार का चुनाव और 2018 का चुनाव आप कितना ज्यादा किसे एज देख रहे हैं? उस वक्त ये ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर दिखाते हैं। नहीं देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर, लेकिन जिस तरह से ये आपके एग्जिट पोल आए हैं, बड़े तिलस्मी टाइप के एग्जिट पोल है। कोई सर्वे जो है वो बता रहा है कि 150-160 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब सरकार किसकी बनने वाली ये तो मतदाता तय करेगा और कल जो है लोगों के जो प्रत्याशी है उनके अरमानों का पिटारा खुलेगा। हो सकता है बहुत से लोगों के अरमानों पे ओले पड़ जाएं। तो ये जो स्थितियां हैं, देखिए 2018 की स्थिति बिल्कुल अलग थी। जैसा आपने भी बताया कि वोट परसेंटेज तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा था और जबकि सीटें कांग्रेस के पास थी। वो एक अलग मुद्दा है कि किस तरह से उनका अंतर्द्वंद चला और सरकार गिर गई, 15 महीने की सरकार गिर गई। लेकिन दोनों ही पार्टी की जो आज की रात है वो निश्चित तौर पे धड़कनें बढ़ाने वाली है, क्योंकि कल रिजल्ट आएगा और शाम को 5 बजे तक मुझे लगता है कि सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन एक एक पल उनके लिए कीमती है, क्योंकि कल उनके भाग्य का रिजल्ट परिणाम सामने आने वाला है। ये एक नया ट्रेंड हम इस बार देख रहे हैं, वो है मुफ्त और लोक लुभावनी घोषणाओं। एक नया कल्चर राजनीतिक दलों ने तय किया है कि हम कितनी घोषणाएं इस तरह की करें जिसमें हम मुफ्त की चीजें लोगों को दें। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है इसलिए उसने 1250 रुपए देना आपको लगता है कि फ्रीबीज का असर है। लेकिन चैतन्य भट्ट जी, आपने कहा कि 5 बजे तक स्थिति साफ होगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस ने जो मतदान केंद्र हैं वहां पर तैयारियां की हुई हैं और आपको लग रहा है कि 5 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी पूरी तरीके से प्रदेश की? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ सीटों पर मामला फंसा तो वहां पर रिजल्ट घोषित होने में समय लग सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही। नहीं, ये हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि कहा कुछ गड़बड़ी की शिकायत आई है, बालाघाट में भी कुछ गड़बड़ी की शिकायत आई थी। हो सकता है 2-4 सीटों में इस तरह की परिस्थिति बनी हो और उसके लिए हो सकता है कि उनका परिणाम रोक दिया जाए। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल जो आपका सिनेरियो रहेगा वो मुझे लगता है 5 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और उससे पता दूसरी बात तो ये है कि 12-1 बजे तक तो ट्रेंड समझ में आने लगता है कि किस तरह। मिलन से चैतन सर, एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब हम आज बात कर रहे हैं, कल तो देखिए एग्जैक्ट पोल आएंगे, कल जब हम इस वक्त बातचीत कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है सरकार को लेकर के लोकेंद्र बातचीत हो रही होगी। लेकिन अभी जो है एग्जिट पोल से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप तो बहुत माइन्यूट और बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, वोटरों के मिजाज को भी आप बहुत नजदीक से जानते हैं। और खासकर मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, जो आपने जिक्र भी किया कि 160 तक भी दिखाया है कुछ एग्जिट पोल में, उसका मतलब तो फिर लहर हो गई सर। क्या वो अंडर करंट था किसी चीज को लेकर जो इस तरह की लहर बन सकती है? नहीं, देखिए 2 तरह की चीजें थी। एक तो करंट जो सामने दिख रहा था वो था लाडली बहना योजना का, जिसमें 1250 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक अंडर करंट था ओपीएस का, जो सामने नहीं आया था। लेकिन चूंकि करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उतने ही पेंशनर्स हैं, तो वो भारत के जो कांग्रेस ने जो घोषणा की थी ओपीएस की, कि उस पे सरकारी कर्मचारियों को भरोसा इसलिए हो गया क्योंकि जहां उनके शासित प्रदेश है वहां पे उन्होंने ओपीएस चालू कर दी, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक। तो ये भी एक अंडर करंट था, क्योंकि देखिए सरकारी कर्मचारी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी प्रदेश में। सारा जिम्मेदारी जो है वो चुनाव की उन्हीं के अंदों पे थी। तो ये 2 मुद्दे हैं। अब इसमें
किसको ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन सर देखिए, जब लाडली कई बार बहना ये भी की होता बात आती है ना, तो ये होता है कि कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से नारी सम्मान योजना का जिक्र कर दिया था, 1500 की बात कर दी थी, उसको काट करके ही कहीं ना कहीं उसकी काट के तौर पर लाडली बहना योजना का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ सिलेंडर का बड़ा मुद्दा था कि भाई 500 में सिलेंडर देंगे, क्या ये पहुंचा मैसेज कांग्रेस का? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है इंसान की, वो ये देखता है कि हमें आज कौन सी चीज मिल रही है। जो आश्वासन दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उसको ये लगता है कि हो सकता है कि ना भी हो जब सरकार में आ जाए, तो जो सामने मिल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देता आदमी। तो मुझे लगता है कि ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है, विश्वास। लेकिन अनुराधा जी एक बात बताइए कि ये अभी तक भी जो शिकायतों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या अभी भी कुछ लगता है आपको कि क्योंकि कमलनाथ को भी बार बार बयान देने पड़ रहे हैं, वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो हार ना माने, वो डटे रहें, ऐसी स्थिति क्यों दिख रही है? क्या कोई आशंका है या कोई ऐसा मैसेज पहुंचा है कार्यकर्ताओं को कि वो चार्जअप नहीं है, बार बार उनको ये बात पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ रही है? बूस्टअप की जरूरत क्यों? सर, आपने अगर पूरा वीडियो जो आप कह रहे हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का आपने देखा होगा, तो कांग्रेस जीत रही है, उन्होंने यही कहा है। और देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसा अभी हमारे आदरणीय सीनियर जर्नलिस्ट साहब कह रहे थे लाडली बहना का, तो देखिए बहनें 18 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बहनें याद नहीं आई, तो क्या आप समझते हैं कि बहनें ये चीज नहीं समझती हैं कि 18 साल के बाद में जब हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के तहत कहा कि हम 1500 रुपए महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, तब भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी। इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि कहीं से तो कोई चीज शुरू होती है। ऐसे तो बीजेपी भी कह सकती है कि जब 25 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार थी उस समय उनको याद नहीं आए, या जब 2018 में आप घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तब आपको याद नहीं आया उन 15 महीनों में। देखिए सर, हमने जो कहा है, मैं आपके क्वेश्चन का आई एम रिस्पॉन्डिंग कि जो हमने जो कहा है जनता ने देखा है, जो हमने हिमाचल में कहा वो हमने किया, कर्नाटक में जो हमने कहा वो हमने किया, और आप देखिए राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में आप जो कांग्रेस ने कहा है वो डिलीवरी आजकल देखिए जनता भी देखती है। यहाँ 22,000 घोषणाएं करी। आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में क्या करके दिखाया उसका भी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मैं जरा मिलन जी के पास चलना चाह रहा था। मिलन जी, आप लगातार छोटी सी बात कह रही हूँ, 22,000 घोषणाएं करी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और उनका कितना क्रियान्वयन हुआ मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष, ये आप कितना पहुंचा पर डिपेंड करता है। लेकिन मिलन जी, मैं बस एक चीज और समझना चाह रहा था, आपने कहा कि आपको फीडबैक मिल रहा था और वही फीडबैक ही रिफ्लेक्ट कर रहा है एग्जिट पोल में, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा है, अगर एक लहर, क्योंकि अगर 160 प्लस है तो लहर भी है, अगर ये लहर है तो ये मोदी की गारंटी का असर है, लाडली बहना का असर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरा का कहीं ना कहीं असर है, हुआ क्या? मतलब कहां पर आपको एज मिला? देखिए सऊद भाई, बहुत ही स्पष्ट है जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। 21वीं सदी में मतदाता बहुत जागरूक है और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का जिस युग में बहुत तेजी से चीजें फैलती भी हैं और सच्चाई का पता भी चलता है। तो देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मध्य प्रदेश में समग्रता के साथ विकास किया, और जिस प्रकार से जनता की चीजों को, जरूरतों को, उनकी मंशाओं को समझ के उन मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन नीचे तक किया और 100% किया। 100% में इसलिए शब्द जोड़ रहा हूं, जिस प्रकार से जनधन खाते बनाकर जो राशि है सरकार की वो सीधे अकाउंट में जाती है। अब राजीव गांधी जी जिस प्रकार शंका करते थे कि 1 रुपए से 85 पैसे तो ऊपर बिचौलिए खा जाते हो, 15 पैसे नीचे पहुंचते थे, अब ये 85% का झोल खत्म कर दिया। और जिस प्रकार से कि पूरी 100% राशि योजना का लाभ, देखिए ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं अगर इसको लाडली बहना योजना पर ही योजना का लाभ हो, उसके इफेक्ट के बारे बात कर लूं, लाडली बहनों के 1250 की राशि हो, एक छोटा सा सवाल इसमें जोड़ रहा था, जिक्र जो कर रहा था, सौदा मेरी पूरी बात हो जाती है, 1 मिनट लूंगा बस मैं आपका। नहीं, बस जो आप कह रहे हैं मैं उसी में जोड़ना चाह रहा हूं एक चीज। आपने कहा कि इसका असर पड़ रहा है, मान गया मैं, और अगर मैं इसको लाडली बहना से जोड़ दूं तो सवाल ये उठता है कि आपको एंड मोमेंट पर लाडली बहना योजना लॉन्च करने की क्यों जरूरत पड़ गई थी? क्या ऐसी जरूरत थी कि आप 3.5 साल तक भी सरकार चलाते रहे, उससे पहले चलाते रहे, उस वक्त आपने ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं की? अब आपने आनंद फान में लॉन्च भी किया और उसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया। देखिए, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने बेटियों की चिंता की हो, क्रमशः, मतलब गर्भ में बेटी
को मारा ना जाए, उसके लिए एकमात्र प्रदेश था जिसने चिंता करके लालन पालन से लेकर शिक्षा तक, कन्यादान योजना तक, ये सारी योजनाओं के बाद अब बारी आई कि लाडली बहना के स्वाभिमान की रक्षा की जाए, और हमने उसको पूरा करके दिखाया। बहनों के खातों में पैसे गए, लेकिन दर्द कांग्रेस पार्टी का हुआ। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतृत्व में कोशिश की कि राशि ना जाए। चुनाव आयोग को पत्र लिखा, मिलन जी, ये योजना जब आपको लगता है कितनी महत्वपूर्ण है, बंद कर दी जाएगी। इसका जिक्र चुनाव के अंत में जरूर करना पड़ा बड़े नेताओं को जो केंद्र से आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि पूरा चुनाव केंद्रीय नेतृत्व लड़ रहा है यहां पर, लेकिन घोषणा पत्र से वो चीज गायब भी रही। अब जब आप इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि ये योजना ही गेम चेंजर साबित हुई, फिर क्रेडिट किसको इस चुनाव का? क्या मुख्यमंत्री को मिलेगा या फिर जो मोदी की गारंटी थी उसको मिलेगा? क्योंकि और लोग तो खुलकर कह चुके हैं कि हम भी सीएम की रेस में हैं, चाहे गोपाल भार्गव की बात हो, कैलाश विजयवर्गीय की बात हो। मान लीजिए वो सर्वे आपके पक्ष में चले गए, तो उसके बाद जो सिर फुटबल वाली स्थिति तो नहीं है पार्टी में। देखिए, जिस प्रकार का सिर फुटबल और कुर्ता फाड़ कांग्रेस पार्टी में दिखा है, और कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के कुर्ते फड़वाने का प्रयास किया, और दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी का तमाम नेतृत्व इनका सड़कों पर झगड़ते हुआ जिक्र किया सर फुटबल का, लेकिन हमारा जो नेतृत्व हमारे पार्टी का स्टाइल है, मैंने उनका इंटरव्यू समझ लीजिए थोड़ा सा मोदी जी के इशारे पर मैं अपनी बात रख लूं। मेरे को कुछ इशारा मिला, आ नहीं पा रही, बात नहीं हो पा रही मेरे भाई। देखिए, जिस प्रकार से आपकी बात कही जवाब दे रहा हूं, हमारी पार्टी बहुत समर्थता के साथ, सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव ताकत से लड़ती आई और लड़ रही थी। और यहां देखिए आप कहां है अरुण यादव, पूछ के रहे इनसे। अरुण यादव तो खेत से बाहर नहीं निकले, अजय सिंह विधानसभा से बाहर नहीं निकले, सुरेश पचौरी कमरे से बाहर नहीं निकले। नहीं, लेकिन मिलन भाई ये बहुत क्लियर है। अगर हम कांग्रेस के बारे में पूछ ले और अगर पोस्टरों की बात कर ले, तो आपके बाहर कौन मुख्यमंत्री होगा? आपके आपके दफ्तर के बाहर वैसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है मुख्यमंत्री का, लेकिन कांग्रेस ये बता रही है कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री अगर जीतेंगे तो कमलनाथ होंगे। ये नहीं, आप पूछ लीजिए जिन उत्साही लालों ने आज पोस्टर लगाकर जनमत से इतर जाकर, क्योंकि जनमत तो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं ये बात, क्योंकि मतदान से पूर्व ही दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम का रोना रोया और ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना चाहा। इनके तमाम नेतृत्व में, चाहे वो नेता वो तो कल की बात देख लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको क्या लगता है कि मोदी की गारंटी या मुख्यमंत्री का फेस, क्योंकि 165 विधानसभा सीटों पर गए वो, और ये कम नहीं था, 8-8, 9-9, 12-12 सभाएं उन्होंने एक दिन में की, जो कि अपने आप में शायद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया होगा। उसके बाद सीधे सिंधिया थे, 80 सीटों पर वो पहुंच पाए, यानी कि आधी सीटों पर। क्या लगता है कि फिर इसमें मोदी की गारंटी काम की, मुख्यमंत्री का चेहरा काम किया, ये जो या सामूहिक रूप से जो चुनाव लड़ा गया, अगर मान लीजिए बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, तो आपको क्या फैक्टर नजर आया? देखिए, सारी चीजें काम करी। चैतन्य जी से सवाल था। मिलन जी, 1 मिनट। देखिए, मैं ये स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान का ही इम्पैक्ट है, क्योंकि ये जो योजना जिसको गेम चेंजर मान रही है भारतीय जनता पार्टी खुद स्वीकार कर रही है, और अंत में मोदी जी को भी शिवराज सिंह चौहान और लाडली बहना का नाम लेना पड़ा था। पहले जमहूरी मैदान में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। तो अगर ये गेम चेंजर है, भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में काबिज करने के लिए ये गेम चेंजर की स्थिति बना रही है, तो इसका पूरा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान। लेकिन सर, ये भी सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो क्या निर्विरोध शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, या फिर कुछ होगा अंदर वहां पर सिटफुटबल वाला मामला? नहीं, देखिए, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर किया गया और केंद्रीय नेतृत्व ने अपना चुनाव का पूरा जो जिम्मेदारी वो अपने कंधों पे ले ली थी, तो मुझे लगता नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बार पुनः मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन देखिए, जो स्थिति शिवराज सिंह चौहान की है, उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में अभी कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं। शायद डिपेंड करेगा। कंक्लूडिंग रिमार्क मैं ले लेता हूं सर, क्योंकि समय कम है, इसलिए माफी के साथ रोक रहा हूं आपको मैं। अनुराधा जी, कोई आंकड़ा सेट कर रहे हैं, क्योंकि कल आपके प्रवक्ता 150 प्लस कह के गए, दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं, आपका भी कोई आंकड़ा है क्या? देखिए सर, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, इस बारे में मैं पूर्ण तरह आशान्वित हूं। और आप देखेंगे कल 3 दिसंबर को जब हम आपसे चर्चा करेंगे, और यही फैक्ट है, क्योंकि चुनाव जनता ने लड़ा है। मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा फैक्ट रख रही हूं सर। नहीं, क्लोजिंग रिमार्क है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से चाहूंगा कि अनुराधा जी शॉर्ट में सर, बहुत शॉर्ट में कह रही हूं, एक जस्ट बहुत लाइट नोट में आपसे कह रही हूं सर। आप लोग उस बात को अग्री करेंगे कि पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बंपर वोटिंग होती है। यह चुनाव जनता ने लड़ा है। आदरणीय कमलनाथ जी को
मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपने के लिए एज अ सीएम। आप देखिए, लेकिन आप निकाय बालाघाट चुनाव में क्या का वोट आपने जिक्र प्रतिशत किया, था? वहां पर आपके फेवर में नहीं आया। आप बेशक बीजेपी घट गई, लेकिन वो एक तरफा रिजल्ट नहीं था आपके फेवर में, आपकी कम ही मेयर बनकर आए थे। बहरहाल समय इतना ही है। मैं सर बहुत ये कहना शुक्रिया चाह रही हूं, आप कितनी सभी का बम्पर जुड़ने के वोटिंग लिए। हुई सर, आप माफी ये चाह रहा हूं मैं देखिए। अनुराधा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो नतीजों से पहले न्यूज स्टेट पर इस वक्त बड़ी बहस हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बहस में हमने मध्य प्रदेश के बारे में बातचीत की, अब छत्तीसगढ़ की बात करने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो रण है वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि 2018 में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या इस बार वही पार्टी सत्ता में वापस आने वाली है या फिर पिछली बार की तरह ही यहां पर सत्ता परिवर्तन होने वाला है? जनता का जनादेश क्या आने वाला है? ठीक 12 घंटे बाद उसके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लुके ये जो विधानसभा देख रहे हैं इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर, जो लड़ाई है इसी के लिए है कि यहां पर कौन पहुंचने वाला है, किसके विधायकों की संख्या ज्यादा रहने वाली है। 2018 में एक लहर थी छत्तीसगढ़ में, 15 साल जो बीजेपी की सरकार थी उसके खिलाफ सऊद और एक तरफा कांग्रेस आई, लेकिन हालात बदले हैं पिछले करीब 5-6 महीने में हम देखें, क्योंकि 5-6 महीने पहले लग रहा था कि नहीं छत्तीसगढ़ में शायद कांग्रेस रिपीट करेगी, लेकिन एग्जिट पोल ने स्थितियां बदली और बीजेपी ने जिस तरीके से संगठन में फेरबदल करते हुए मजबूती दिखाई, क्या वो कमाल कर पा रहा है, ये सवाल अब लोगों के जहन में। और कई तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश भी की। शुरुआत में तो बीजेपी के बारे में कहा गया कि वो बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रही है, लेकिन बीते 8 से 10 महीने में जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व में अपनी कमान संभालते हुए अपनी ताकत झोंकी है छत्तीसगढ़ में, उसका असर क्या हो रहा है? सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में क्या भूपेश बघेल दोबारा सत्ता में वापस आ रहे हैं या फिर बीजेपी 5 साल बाद एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी? जरा हम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद खास मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा। छत्तीसगढ़ पर किसका होगा राज? भूपेश के सिर फिर सजेगा ताज। या बीजेपी फिर करेगी सत्ता में वापसी? छत्तीसगढ़ का कौन बनेगा छत्रपति? छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हुए मतदान के बाद अब फाइनल रिजल्ट का समय आ गया है। 3 दिसंबर को ये पता चल जाएगा कि आखिर सिंहासन छत्तीसी पर किसका कब्जा होगा। भूपेश बघेल क्या दूसरी बार छत्तीसगढ़ की कमान संभालेंगे या फिर 5 साल बाद बीजेपी फिर सत्ता में वापसी करेगी? मतगणना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा की 90 सीटों के लिए मतगणना केंद्र में काउंटिंग होगी। काउंटिंग के लिए 16 टेबल लगाए जाएंगे। 14 टेबलों पर ईवीएम से तो 2 टेबल पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए लगाए गए हैं। ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और राजनीतिक दलों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम सुबह 7 बजे खोले जाएंगे और सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके बाद ईवीएम खुलेंगे, जिसके बाद 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना के दौरान मोबाइल फोन, सेल फोन, कैमरा, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डिजिटल स्मार्ट घड़ी, खाद्य पदार्थ, तंबाकू, सिगरेट, पान गुटखा पर प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 76.31% वोटिंग हुई, जिसमें 76.2% महिलाओं और 76.4% पुरुष मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में इस बार कुल 2,03,70,000 मतदाताओं ने वोटिंग की। खास बात यह रही कि छत्तीसगढ़ में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या इस बार ज्यादा थी। छत्तीसगढ़ में भी इस बार दोनों ही दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भूपेश बघेल के सामने अपनी कुर्सी और सरकार को बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी 5 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस सरकार पर खूब हमला किया। इस चुनाव में ईडी की छापेमारी और महादेव ऐप का मुद्दा भी छाया रहा। प्रधानमंत्री ने भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला था। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुआ था। 7 नवंबर को दुर्ग और बस्तर संभाग की 20 सीटों पर वोटिंग हुई, जबकि दूसरे चरण में 17 नवंबर को बाकी 70 सीटों पर मतदान हुआ।
3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की नजर पाटन सीट पर है, जहां सीएम भूपेश बघेल, उनके भतीजे और सांसद विजय बघेल और अमित जोगी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा कम से कम 20 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिसमें धरसीवा और रायपुर दक्षिण सीट पर सबकी नजर है। एग्जिट पोल्स एजेंसियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक हालात क्या हैं, ये तो गणना के बाद ही पता चल पाएगा। छत्तीसगढ़ की सियासत का छत्रपति कौन बनेगा, इसका पता काउंटिंग के बाद ही होगा। इंतजार करिए, 3 दिसंबर की दोपहर तक का सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। 7 तारीख को शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ के पहले फेज का इलेक्शन, उसके बाद 17 को हुआ। ये सवाल लगातार तैर रहा था साउथ की, आखिरकार किसके सिर पर ताज सज रहा है। अब वो घड़ी आ गई है, लेकिन खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर रजा जी हैं बीजेपी की तरफ से और सत्यप्रकाश सिंह जी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। उनसे हम बातचीत करें उससे पहले जो पिछली बार का सिनेरियो रहा था उस पर भी एक नजर डालेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जो सिनेरियो बन रहा था 2018 का, उसको भी जरा दर्शकों को बता दें कि 2018 में क्या स्थितियां थी और एक तरफा मुकाबला था 15-68-7। और इस बार ये अगर एग्जिट पोल के हिसाब से हम देखें सऊद, और अगर 50 के आसपास या उससे कम कांग्रेस की आती हैं, और ये जो पिछली बार 7 था ये अगर कुछ इसी तरह का रह जाता है तो फिर तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। हालांकि ये 7 का भी रहना बड़ा मुश्किल है, ये हो सकता है 2-3 तक इस बार रह जाए। लेकिन इसके साथ साथ देखिए जो आपने इशारा किया उसकी सुगबुगाहट प्रदेश में दिखने लगी है। मतलब अंदर खाने से खबर आ रही है कि क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं, कहां पर चार्टर्ड प्लेन तैयार है, कहां पर रिजॉर्ट बुक है, कहां पर पहले कह दिया गया कि आप अपना जो है सर्टिफिकेट जीत का लेकर के आइए और सीधे पार्टी दफ्तर आइए। बहरहाल ये स्थिति थी। और अभी की अगर हम स्थिति बात कर ले, कुछ उपचुनाव हुए तो उसके बाद 68 से लेकर के 71 तक का ये स्कोर पहुंच गया था कांग्रेस का। लेकिन अब वोटिंग परसेंटेज पर भी एक नजर डाल लेते हैं लोग, केंद्र की 2018 में क्या था। बहुत बड़ा डिफरेंस है, 11% का डिफरेंस था, तो जाहिर बात थी वो एक लहर थी। बीजेपी 32.97%, 43.04% कांग्रेस, बीएसपी 3.87% और अन्य को गए थे 16.51%। तो यहां तो कोई लड़ाई थी नहीं पिछली बार, और वो 15 साल की शायद जो नाराजगी थी वो एकदम से दिखी यहां पर। लेकिन साउथ देखिए, हमने इतनी सारी तैयारियां की हैं, ग्राफिक्स बनाए हैं, भव्यता है वो, ताकि दर्शकों को पता चले। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को लेकर कुछ और ही तैयारियों की बात समझ आ रही है। वही पूछते हैं सत्यप्रकाश जी, तैयारियां क्या हैं, जीत के जश्न की या फिर विधायकों को जो जीत कर आए उनको एक रखने की? अगर आपने म्यूट किया तो उसे अनम्यूट कर लें आपके। हाँ ठीक, बोलिए। आ रही आवाज? आ गई जी। हाँ सत्यप्रकाश जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारी जीत तो निश्चित है, ये 200% है, 100%, 200% जीत हमारी निश्चित है। क्योंकि देखिए हमने काम के भरोसे, जैसे हमारे सभी कार्यकर्ता बोलते हैं मुख्य, हमने काम किया, काम के भरोसे में हम ये बात रखते हैं। हम ऐसे इनकी जैसे जुमलेबाजी नहीं कर रहे कि हम 2 करोड़ रोजगार दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने महंगाई कम कर दी। हमने काम किया और काम किया, उसका नतीजा भी दिखा। ये पूछा नीति आयोग जो रिपोर्ट, मैं वो बता रहा हूँ की तैयारी है, मैं लोकेश जी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तैयारी। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ जीत निश्चित है। इसलिए देखो प्रक्रिया है भाई, विधायकों को बोला गया है कि आप सर्टिफिकेट लेके आइए राजीव भवन कार्यालय में, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी ना। सरकार बनाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, राजभवन जाना पड़ेगा आगे। नहीं तो राजभवन आने नहीं, तो इसीलिए यही बोल रहा हूं ना कि ये प्रक्रिया कहते हैं। उलझ गई बात। आपसे बहुत सिंपल सा सवाल लोकेंद्र ने पूछा, उलझ गई बात। बात यही है कि ठीक है आप सर्टिफिकेट लेकर के आइए, लेकिन जब पार्टी दफ्तर में सर्टिफिकेट दिखा देंगे वहीं से वो घर वापस जा सकते हैं या फिर उन्हें कहीं और ले जाया जाएगा और सरकार वहीं से ले जाकर के बनाई जाएगी सीधे विधानसभा। और सत्यप्रकाश जी मैं इसमें एक देखिए उस दिन तो जीत का उनका भी जश्न होता है, वो जुलूस निकालते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, आप कह रहे हैं राजीव भवन आ जाइए। नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आगे की प्रक्रिया करने के लिए बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, वो तो बीजेपी के लोग भी यही चीज बोल रहे हैं। इनके बंडवे जी यही बात बोल रहे थे। वो ये देखो प्रक्रिया है, हर पार्टी करती है, और वहीं पे खुशी भाई जस्ट मनाने तो प्रदेश कार्यालय में मनाएंगे ना। और उनका जो क्षेत्र है वो तो 5-7 उनको वहां काम करना ही है, प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाएंगे, राजभवन जाएंगे, कार्यालय जश्न मनेगा, लेकिन कार्यालय में मनेगा। ठीक है, देखिए ये क्या इशारा कर रहा है? चलिए बताइए, अगर आपके मान लीजिए आप बहुत सारे कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि 60+ आए, क्या तब भी जश्न राजीव भवन में बनेगा अगर 60+ आए, या फिर आजादी दे दी जाएगी? लोकेन जी एक बात बताइए, जश्न तो वहां सर्टिफिकेट जब लेंगे तो वहां जश्न नहीं मनेगा? वहां से आने में कई लोग जो बस्तर में रहते हैं वो राजीव भवन एक घंटे में तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो जस्ट मना के पहुंचेंगे, शाम तक हो सकता है अगले सुबह तक पहुंचे, तो जस्ट तो वहां मना के पहुंचेंगे ना। मगर यहाँ पे सब लेकिन ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपने ये अपनी तरफ से रखा। मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है कि जो
एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, उसमें आप भले अभी कह लीजिए आज सरकार बना रहे हैं और यहां एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, लेकिन आपका ग्राफ गिर रहा है और बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। जरा सा इसमें अंतर हो गया ना तो स्थिति पशोपेश वाली हो जाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल में जो वोट परसेंटेज का अंतर है वो बहुत ज्यादा है नहीं। पिछली बार 11% था, इस बार बहुत माइनर सा है एग्जिट पोल के नतीजे। हाँ जी जी, देखिए एग्जिट पोल जो हुआ वो एक कंपनी सर्वे करती है, उनकी अपनी एक प्रक्रिया है, उन्होंने वो काम कर दिया, उस पर कोई हम ना टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वो उनका काम है। मगर हमको अपने काम में भरोसा 75+ आ गया। एक चीज और मैं जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा, देखिए जब हम विपक्ष में थे, अब 2003, 8, 13 की बात की, हमारा हर बार प्रतिशत बढ़ा है और साथ ही साथ सीट भी बढ़ी है, 37, 38, 39, 68, 36, 38, 40, 43, मगर उनका अगर बीजेपी बात की उनका घटा है, एक बार बस बढ़ा था, बाकी सीटें भी घटी थी और मार्जिन भी घटा था। तो ये दिखता है कि भाई जब विपक्ष में रहते तो हमको जनता इतना समर्थन देती थी, इस बार तो सरकार में तो हमने काम किया। जरा बीजेपी क्या सोच रही है तौकीर रजा साहब, आप ये बताइए कि इस बार की स्थिति क्या नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार तो बड़ा झटका लग गया था, इस बार एग्जिट पोल तो आपका ग्राफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये ग्राफ इतना बढ़ेगा कि आप सरकार में भी आ जाएंगे या फिर आपको विपक्ष से ही संतोष करना पड़ेगा, इसी से खुश रहेंगे कि चलिए पिछली बार से बेहतर हो गया वोट परसेंटेज, कुछ सीटें बढ़ गई? देखिए इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं। इसी होनी को किस्मत का लिखा कहते हैं। जहां जीतने का मौका था वहीं इनकी मात होती नजर आ रही है। हम देखिए, हम 13 पे आ गए थे, हम 13 से आज अगर हम आपके यहाँ चैनलों में या अभी तो सिर्फ देखिए आकलन चल रहा है, ओपिनियन पोल चल रहा है, अगर 13 से 45, 48 या में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने 3 से 4 गुना मेहनत करी और हम आए। और अगर हम आए हैं तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत खामी नजर आ रही थी। ये 75 पार के आंकड़े जो बता रहे थे आज, अभी ओपिनियन पोल ही नजर आ रहा है कि 75 पार दूर की बात है। एग्जिट पोल जो है 52 क्रॉस करते सिर्फ इनको दिखा रहा है एग्जिट पोल। लेकिन आपको 2008-18 का भी आंकड़ा आप दिखा रहे थे, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूंगा। 2018 के अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो उसमें यह हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी सेम यही चीज थी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही थी और कांग्रेस मात्र 30 से 35 सीट सिर्फ दिख रही थी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार नहीं बनाई और कांग्रेस सरकार बना ली। तो ये चीज आज देखिए, आज ये जो अभी आपने एक चीज और दिखाया, आंकड़े जो दिखा रहे थे वो बात सही है। 9 से 11% के जो प्रतिशत जो है वोट का प्रतिशत बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस। इसका सबसे बड़ा कारण जो मेरे को लगता है लेकिन वो यही है कि तौकीर रजा जी, आपका छत्तीसगढ़ में संगठन तो शायद उतना कमजोर कभी नहीं हुआ जितनी बड़ी हार आपको 2018 में मिली, 19 में, उसके बाद आपके 9 सांसद जीत कर आ जाते हैं। शायद नाराजगी तो उन नेताओं से थी जो 2018 तक सत्ता में थे और वो नेता तो अभी भी बने हुए हैं, तो आपको क्यों लगता है कि वो नाराजगी दूर कर दी आप लोगों ने? देखिए, ये बात बोली गई कि हमारे नेताओं से नाराजगी थी, हो सकता है कुछ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के सब नाराज थे, सभी कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है, दो कारण। तीसरा कारण, मैं सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं, वो ये था कि इन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया था बड़ा लोक लुभावन वाला बनाया था और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र शायद उस चीज को नहीं फॉलो कर पाए। उसके कारण से जो खास तौर पे इन्होंने जो शराबबंदी का वादा किया था, 11% महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके इनको वोट दिया था। लेकिन आज स्थिति क्या, वही महिला वोटर सबसे ज्यादा दिए हैं, लेकिन इनको ना देके हमारे को दिए। शराबबंदी का जिक्र आप जितना वोट एकदम नजदीक आ गया इलेक्शन का या फिर उसके बाद कर रहे हैं, उतना चुनाव प्रचारों में नजर नहीं आ रहा था। उनका वादा भी नहीं है और इनका वादा भी नहीं है कि तो फिर वो महिला आपकी तरफ शिफ्ट हो गई, ऐसा क्यों गारंटी आपको? या आप वो वादा कर रहे हैं? देखिए हमने मातारी जो अभी जो योजना चलाई माता बहनों के लिए, जो हमने एक घोषणा करी 12,000 का, उसका भी कारण था माता बहनें जो हमारी तरफ बिल्कुल वोट बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन तो लक्ष्मी योजना का जिक्र इन्होंने कर दिया इनके इलेक्शन से पहले कर दिया। इनके मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र के बाद इस चीज की घोषणा करी, क्यों करी? इसको नौबत क्यों आई? ऐसा घोषणा पत्र के बाद कोई घोषणा नहीं करता। अच्छा, इनकी नौबत आई, इससे घबरा कर ये करे, इससे समझ में आने लगा, जनता को भी समझ में आने लगा ये जारी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जनता के बीच में किसी भी योजना को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया, सिर्फ ये बातें करते रहे, बड़े बोलते रहे। लेकिन घपले तो करे। पांडे जी, क्या आप लेकिन योजना को अमली जामन नहीं पहुंचा क्या जो एग्जिट पोल की परिस्थितियां हैं वो बन सकती हैं? क्योंकि कांग्रेस खासकर जिस तरीके से तैयारी कर रही है अभी तक, क्या मैसेज वहां भी गया है कि भाई 2018 जैसी स्थिति तो नहीं है? ऊपर से कई नेताओं के खुलकर बयान आने, जिसमें टीएस सिंहदेव सबसे आगे इस वक्त दिख रहे हैं, वो जिस तरीके से बहुत पोलाइट वे में अपने मन की बात कह दे रहे हैं इस बार, क्या उससे भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं कांग्रेस की?
देखिए, ये कांग्रेस संगठन की अपनी बात हो सकती है और टीएस सिंहदेव अगर अपनी बात कह पा रहे हैं तो ये कांग्रेस की एक अच्छा पक्ष है उनका। एक कांग्रेस का एक अच्छा पहलू है कि वहां कोई भी नेता अपनी बात कह पा रहा है। मैं अभी सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता बैठे थे, वो तमाम चीजें बता रहे थे कि उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और ये भी बता रहे थे कि कांग्रेस ने विलंब से जारी किया है। तो यहीं पर भारतीय जनता पार्टी से एक चूक हुई है। आप देखिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे अपनी चुनावी जनसभाओं में वह जो कुछ भी घोषणाएं कर रहे थे, वह घोषणा पत्र के पहले एक एक घोषणा हर चुनावी जनसभा में वो करते जा रहे थे। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इस चीज को समझने में चूक गई कि वह उन घोषणाओं को पकड़ नहीं पाई। और जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो बमुश्किल से 3 या 4 उनकी नई घोषणाएं थी, बाकी सारी उनकी घोषणाएं वही थी जो वो अपनी चुनावी जनसभाओं में लगातार कहते आ रहे थे। दूसरी बात आपने टीएस सिंहदेव जी की कही, तो टीएस सिंहदेव जी 18 में भी उन्होंने कहा था और अभी भी कह रहे हैं और बीच बीच में तमाम मीडिया के अभी बनते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं कि टीएस सिंहदेव ने कहा है, उनकी अपनी इच्छा जाहिर की है। तो ठीक है, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं जी। ठीक है, लेकिन सत्यप्रकाश जी, ये सब तो ठीक है, आपने अपनी अपनी बातें बता दी और ये बताने की कोशिश की कि क्यों कैसे होने वाला है। लेकिन आज की स्थिति की जब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है, आज जब यहां से आप इस बहस के बाद जाएंगे तो फिर आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि सुबह का 8 कब बजे। इसके लिए अभी आपका प्रोजेक्शन क्या है? जो आंकड़े आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपनी अपनी जो है एजेंसीज ने अपने अपने आंकड़े दिए हैं, लेकिन क्या आप इससे बेहतर करने जा रहे हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं फंसा हुआ दिख रहा है, बामुश्किल सरकार बना रहे हैं? जी सौ जी, जैसे मैंने बोला, ये एग्जिट पोल है। आप खुद से देखिए, 7 या 8 कंपनी ने सर्वे किया है। अब सभी कंपनी का अलग अलग है। देखिए, और सबसे बड़ी बात है, जो सर्वे में जो सीटें भी दिखा रही है वो 10 से 11 के डिफरेंस की वजह, मतलब अगर आप कांग्रेस को दिखा रही है तो 45-56 को दिखा रहा है, तो इनको दिखा रहा है तो 35 पे 46 दिखा रहा है। तो इतना बड़ा अंतर, ये एग्जिट पोल मेरे को थोड़ा सा खुद कंफ्यूजन एग्जिट पोल लगा है। कहीं कहीं पे तो हमको ये विपक्ष में बैठा दे रहे हैं कई सर्वे वाले। तो एग्जिट पोल मैं नहीं मानता हूं। देखिए, मैं जैसे मैंने बोला, ठीक है, उनका काम है, उन्होंने अपने काम का निर्वहन किया, मगर व्यक्तिगत तौर पे मैं इसका भरोसा नहीं करता। उदाहरण बहुत सारे, अभी की स्थिति पूछ रहे हैं क्योंकि आप देखिए 12 घंटे बाद जब हम बातचीत कर रहे होंगे अलग होगी स्थिति। अब हम उस वक्त एग्जैक्ट पोल के जो आंकड़े और रुझान आ रहे होंगे उस पर बात करेंगे। तो अभी आपका प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं। एग्जैक्ट पोल की ही मैं बात कर रहा हूं। हमारी सीटें 75+ आएंगी। एग्जैक्ट पोल यही है। हमने हर कार्यकर्ता से फीड लिया, जनता से फीडबैक लिया है, जो हमारे पास बात बताइए सत्यप्रकाश जी, क्या जो टीएस सिंहदेव भाव प्रकट कर रहे हैं वो क्या पार्टी फोरम पर वो प्रकट कर सकते हैं? उन्हें मीडिया में आकर ये बातें बार बार क्यों करनी पड़ रही हैं और इसका क्या इंपैक्ट है? क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जो चुनाव था उसको भूपेश बघेल के चेहरे पर ना रखकर कलेक्टिव चुनाव बार बार कहा गया कि नहीं, हम एक नेतृत्व के रूप में इस चुनाव को लड़ रहे हैं। क्या वो एक इम्पैक्ट था उनका, क्योंकि उन्हें लास्ट मोमेंट पर डिप्टी सीएम भी बनाया गया? देखिए लोकेश जी, वो तो हमारे वरिष्ठ नेता है, डिप्टी सीएम है प्रदेश के। वो उनकी, देखिए, जैसे अरुण पांडे जी बोला, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, हर कोई यहाँ पे अपनी बात रख सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लोकतांत्रिक तब होती है पार्टी फोरम पर रखी जाए, मीडिया में रखी जाए तो वो अनुशासनहीनता भी होती है। बड़ा डिफरेंस है। देखिए लोकेश जी सुनिए, भूपेश बघेल जी हमारे नेतृत्व करता है, उन्होंने पूरा नेतृत्व किया पूरे चुनाव का। ठीक है, सामूहिक क्यों बोला गया? भाई अकेले भूपेश बघेल नहीं चुनाव लड़ सकते, पूरा संगठन चाहिए, पूरे कार्यकर्ता चाहिए। वो सामूहिक जो बात हुई थी वो इसकी बात थी, मगर नेतृत्व कौन कर रहा था? दीपक बैज जी, टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। मुख्यमंत्री जो है वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और अभी भी देखिए, कल का आप उनका बयान देख लीजिए, टीएस सिंहदेव जी ने, उन्होंने क्या बोला है? भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मेरे छोटे भाई है। तो आप लोग उनके जो अगर कुछ इस टाइप की बातें हैं वो उसकी क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे जो चुनाव के बयान आते हैं, वो टीएस सिंहदेव साहब का जो है वो नेचर ही ऐसा है, बड़े पोलाइट वे में अपनी बात रखने के लिए वो जाने जाते हैं, हट धर्मिता नहीं करते हैं। उन्होंने तो ये भी बोला ना सर, जिक्र तो होगा हर बयान का कि अगर इस बार नहीं मिली जिम्मेदारी तो फिर आगे चुनाव लड़ने का क्या फायदा। इस तरह की बातें भी उनकी तरफ से निकलकर सामने आई। तो हम तो हर चीज पर गौर करेंगे, केवल कांग्रेस पार्टी जो चाहेगी उस पर गौर नहीं। वो देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं ना, अपनी उस इच्छा पर और स्पेसिफिक कर देते हैं ना लोकेंद्र, वो ठीक है। नहीं, बड़ी बात नहीं है सत्यप्रकाश जी, वो अगर चुनाव लड़ने ना लड़ने की बात जो कर रहे हैं, उससे पहले वो क्या कह रहे हैं उसको भी समझिए। वो कह रहे हैं 5 सालों का जो अनुभव रहा, 5-5 साल का, वो अच्छा नहीं रहा। जो 2.5 साल का अनुभव था वो अच्छा नहीं रहा, फिर वो इसके साथ जोड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी टीस है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने जो बात बोली पार्टी फोरम पूर्व रखी है,
जो बात होगी सब मिल चलिए तौकीर जी बड़े हंस रहे हैं। तौकीर जी यहाँ पर तो ये बात हो रही है ना कि भूपेश बघेल होंगे कि नहीं होंगे, टीएस सिंहदेव होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आप बताइए क्या रमन सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या कोई आपका दूल्हा और होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो निर्णय होता है विधायक दल का नेता चुना जाता है वही बनता है। तो अभी तो ऐसा है कि हम लोगों ने कमल निशान पे चुनाव लड़ा है, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हो सकते हैं या कोई और चेहरा भी हो सकता है, वो अपन कह नहीं सकते, कोई नहीं बता सकता। 15 साल प्रदेश का नेतृत्व करते रहे, चाउर वाले बाबा कहलाते रहे, अपनी योजनाओं के लिए जानते रहे, आप उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन आज अभी भी ये नहीं कह रहे हैं अगर आप सरकार बना रहे हैं तो उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, चेहरा हम किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, हमने हमेशा कमल निशान पे ही चुनाव लड़ा है और हमारा जब कार्यकर्ता वोट देने जाता है या हमारे लोग वोट देने जाते हैं वो चेहरे पे वोट देने नहीं जाता, वो कमल निशान पे चुनाव अपने विधायकों को कह रहे हैं कि आप राजीव भवन आइए लेकर, तो आप भी अपने विधायकों को जो जीत कर आएंगे उनको कहीं बुला रहे हैं? और जो कांग्रेस के हैं क्या उनसे भी किसी तरह का कोई संपर्क किया जा रहा है? क्योंकि बार बार छत्तीसगढ़ में एक चर्चा चल गई है ऑपरेशन लोटस। देखिए, ऐसा है कि बाड़ेबंदी करना इनकी आदत रही है। कल इससे समझ में भी आता है कि इन्होंने बहाने से, क्रिकेट मैच देखने के बहाने से अपने पूर्व विधायक और वर्तमान प्रत्याशी को बुलाया और बाड़ेबंदी करने की कोशिश की है। ये इनको भय सता रहा है, हमको भय सताने की कोई जरूरत नहीं। हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और गलत बात बता रहे हैं। ये जो है 30-35 में अगर पाले तो बहुत बड़ी बात है। हमें तो इसकी जानकारी नहीं है कि रायपुर में सारे के सारे प्रत्याशी बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव और ये बुरी तरह हार रही है। नहीं, अगर बुलाया भी के तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है, आपका अधिकार है, आपकी पार्टी का अधिकार है, आप बुला सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, बुलाने में कोई खराबी नहीं है, मगर ये झूठ बता रहे हैं आपके। अरुण जी, क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है प्रदेश में अगर कांटे का मुकाबला रहा? उसमें से मात्र हमने 12 घोषणा का देखिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात सुना, सारे कांग्रेसी भाई झूठ बोलते नजर। मैं अरुण जी एक मिनट, तौकीर रजा जी और सत्यप्रकाश जी, बहुत आखिरी का समय बचा हुआ इसलिए फाइनल रिमार्क ले रहे हैं। अरुण जी। हाँ, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, दोनों पार्टियों के। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है, इसमें नहीं मैं पढ़ना चाहता हूं कि कौन हार रहा है। मैं बस एक सवाल मेरा ये है, यहाँ दोनों प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के लिए खासकर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए है कि कांग्रेस यह चुनाव क्यों हार रही है। महत्वपूर्ण यह है, अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस यह चुनाव हार रही है तो आप बताएं कि वह क्यों हार रही है। आप इसका जवाब दे दें, फिर हमको समझ में आ जाएगा। चलिए, वो तो कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल समय जवाब हमें कल मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो क्या स्थितियां रहती हैं, बस कुछ इंतजार और कीजिए। लगभग 11 घंटे रह गए हैं, सुबह 6 बजे से फिर से लगातार आपको जो चुनावी कवरेज है वो मिलनी शुरू हो जाएगी और इस विधानसभा के अंदर कौन एंटर करने वाला है, किसकी किस्मत खुलने वाली है, ये कल तय हो जाएगा। सऊद जी, और देखिए हमने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, हमने अपने दर्शकों तक भी पहुंचाया कि हमने किस तरीके से वॉर रूम तैयार कर रखा है, किस तरीके से बहुत सिंपल ग्राफिक्स बनाए जिससे आप हर एक अंचल की भी तस्वीर समझ सके। कहीं जाइएगा मत, कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए ही हमने सारी तैयारी कर रखी है। कल लगातार सुबह 6 बजे से आप न्यूज स्टेट के साथ जुड़ जाइएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।